या कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन हालात में सुधार जरूर आया है। संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ी है। पॉजिटिविटी रेट की बात करें वो भी कम हुआ है और यही वजह है कि अब सरकारें अनलॉक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ में तो सरकार ने कई जिलों में कुछ पाबंदियों के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किस शहर में, किस जिले में कितनी छूट दी जाएगी, ये वहां के हालात देखकर तय किया जाएगा। लेकिन इस अनलॉक की प्रक्रिया के साथ ही सरकार के साथ साथ समाज की, जनता की, हम सबकी जिम्मेदारी भी बढ़ने जा रही है, ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही, कोई बेफिक्री दोबारा कोरोना को रफ्तार पकड़ने का मौका ना दे दे। तो आज आपकी आवाज में चर्चा इसी मुद्दे पर, अब अनलॉक की बारी, कितनी है तैयारी। कोरोना के हालात को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने आज एमपी की जनता को संदेश दिया। सीएम ने कहा एमपी में 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन तब भी हम सभी को सावधानी रखनी होगी। सीएम ने यह भी कहा कि संक्रमण कम हुआ है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। निश्चिंत मत हो जाना, संकट अभी टला नहीं है, खतरा अभी बाकी है, वायरस हमारे बीच है। यह बात सही है कि आज 17 जिलों में 10 से कम पॉजिटिव केस आए हैं, लेकिन आज भी इंदौर और भोपाल में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। दोनों में लगातार 500 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं। हमने तय किया है 1 जून से धीरे धीरे हम आर्थिक गतिविधियां खोलेंगे, शुरू करेंगे, क्योंकि दुनिया भी तो हमें चलानी है और कोरोना का वायरस रहेगा, इसलिए वायरस के रहते हुए दुनिया चलानी है। लेकिन सावधान, अगर असावधान रहे, अचानक निकल पड़े, भीड़ें इकट्ठी होने लगी, मेला ठेला शुरू हो गए, आयोजन प्रारंभ हो गए, तो संक्रमण को बढ़ते देर नहीं लगेगी, हम फिर से संकट में फंस जाएंगे। वहीं एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना को लेकर प्रदेश की जनता को संबोधित किया था। सीएम बघेल ने कहा था प्रदेश में कोरोना की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट लगभग 5% के आसपास आ गया है। सीएम ने वैक्सीनेशन को लेकर भी प्रदेश की जनता को जागरूक किया। सीएम ने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का हथियार है। कोविड संक्रमण की स्थिति हमारे राज्य में अब काफ़ी नियंत्रण में है। एक समय हमारे राज्य में संक्रमण का आंकड़ा 17,000 तक पहुंच गया था, जो अब घटकर 4,000 के लगभग हो गया है। पॉजिटिविटी की दर भी अब घटकर 5% के लगभग आ गई है। कोरोना की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। हमने इससे निपटने के लिए सभी आवश्यक संसाधन जुटा लिए हैं। कोविड संक्रमण को नियंत्रण में लाने में बहुत सारे लोगों का कठिन परिश्रम और दिन रात की मेहनत शामिल है। जितना जल्दी हम टीका लगवाएंगे, उतनी ही जल्दी हम अपना भविष्य सुरक्षित करते जाएंगे। कुछ गाँव में टीका को लेकर लोगों के मन में डर या आशंका है। मैं आपका मुख्यमंत्री आपको भरोसा दिलाता हूं कि टीका लगवाने से कोई खतरा नहीं है, बल्कि यह आपको भविष्य में होने वाले खतरे से बचाएगा। इस समय कोरोना से बचाव के लिए हमारे पास टीका ही एकमात्र हथियार है। मैंने खुद जाकर टीका लगवाया है और अब मैं अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। जी हाँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनलॉक की जो है कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसको लेकर सरकार की क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जनता को जागरूक करने वाली ये डिबेट है। लगातार बने रहे हमारे साथ। एक खास पैनल आज हमारे साथ जुड़ेगा, छत्तीसगढ़ से भी और मध्य प्रदेश से भी। सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से मिलवा दें। आज हमारे साथ इस चर्चा में छत्तीसगढ़ से संजय श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी पूर्व अध्यक्ष हैं रायपुर नगर निगम के, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। तो वही हमारे साथ प्रमोद दुबे जी भी चर्चा में जुड़ गए हैं। प्रमोद दुबे जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। प्रमोद दुबे जी नगर निगम रायपुर के अध्यक्ष हैं, जो सरकार का पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल प्रमोद दुबे जी मेरा आपसे है कि छत्तीसगढ़ में स्थितियां अब अनलॉक की तरफ बढ़ रही हैं।
10 जिलों में अहम फैसला भी लिया गया है अनलॉक का। लेकिन जनता यह समझना भी चाहेगी, जानना भी चाहेगी कि क्या आधार आपने तय किया इस अनलॉक का। संक्रमण का जो दर है वो एक पैमाना रहा, आंकड़ा पैमाना रहा, या फिर आपने ये देखा कि जनता जागरूक हो रही है, स्थितियां कंट्रोल में आ रही हैं, अब धीरे धीरे गतिविधियां खुलनी चाहिए, क्या पैमाना रहा? दिव्यांश जी, सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि लगातार जनता के साथ उन्होंने भी एक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए एक बड़ी जागरूकता अभियान चलाया, जिसके कारण प्रदेश की जनता को और आम लोगों को भी इससे इन कार्यक्रमों से, चाहे वैक्सीन लगाने की बात हो, चाहे वो सैंपल टेस्ट कराने की बात हो, इसमें काफ़ी अहम भूमिका रही। और रही बात तैयारी की, तो जिस प्रकार से हम लगभग 34% पॉजिटिविटी की दर से हमारे प्रदेश में कोविड पेशेंटों की संख्या थी, जो आज घट करके 5.64% के आसपास रह गई है। और उसमें सबसे पहले जो हमारा आधार रहा कि 2500 से ऊपर पर डे हमारी सैंपलिंग टेस्ट, उसके अलावा एंटीजन टेस्ट, RT-PCR टेस्ट और लगभग 75,000 लोगों का एक दिन में पूरे प्रदेशों में टेस्टिंग करना, वो हमारे पास मरीजों की संख्या लगातार जिस प्रकार से आ रही थी और जिस प्रकार से प्राथमिक लक्षण भी देखने के उपरांत हम कोरोना की जो दवाई थी वो उनके दरवाजे में, उनके घर तक पहुंचा करके, और ये भी सजेस्ट करते थे कि आपको जहां अस्पताल जाने की ज़रूरत है या होम आइसोलेशन की आवश्यकता है, उसमें कहीं कोई ढिलाई हमने नहीं बरती। ठीक है। और उसका ये परिणाम था कि लगातार मैं आऊंगा आपके पास वापस। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ इस चर्चा में कांग्रेस के पूर्व मंत्री चौधरी राकेश चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, आपका स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी विधायक अजय विश्नोई जी भी जुड़ गए हैं चर्चा में। अजय विश्नोई जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, फिर मध्य प्रदेश पे आता हूं। संजय श्रीवास्तव जी, आप अपना पक्ष रखिए। क्या सरकार ने अपनी तरफ से तैयारियां कर ली हैं और उसी के तहत ये अनलॉक का फैसला लिया गया है? वक्त सही चुना है सरकार ने? जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर अभी चल रही है और ये कहा जा रहा है कि दूसरी लहर का पीक अभी नहीं आया है, और वैज्ञानिकों के माध्यम से और चिकित्सकों के माध्यम से और लगातार जो जागरूक लोग हैं उनके बीच में ये चर्चा है कि तीसरी लहर आने वाली है। तीसरी लहर कब तक आएगी, ये एक आम जनों के बीच में ये चर्चा प्रारंभ हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉक अनलॉक ठीक है, सरकारों को देख के ध्यान में रखकर काम करने की आवश्यकता है, और जो इकोनॉमिकल स्थिति है उसको भी देखकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। लेकिन मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा कि हमको इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वर्ष 2020 में जब एक ये जानलेवा कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी, और उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद दुनिया से 2020 में ही ये कोरोना चला जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि लगभग 2021 में जो कोरोना की दूसरी लहर जो आई लगभग 6 महीने के गैप के बाद, और विशेषकर मैं कह सकता हूं कि मिडिल एज और बच्चों पर जिस तरीके से आक्रमण किया उन्होंने, और अब वही चर्चा आ रही कि जो ये तीसरी लहर आएगी ये बच्चों पर ज्यादा अटैक करेगी, ये चर्चा है। तो मुझे लगता है कि एक अनुभव भी हमारे पास है कि लगभग 1.5 सालों का, कि किस तरीके से कोरोना वापस आ रहा है, और तीसरी लहर जो कि अमेरिका वगैरह में भी आ चुकी है, बच्चों पर जिस पर आक्रमण हुआ है। तो मुझे लगता है कि इन सब परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अब आगे की कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, तीसरी लहर यदि आती है, मान लीजिए, तो तीसरी लहर तक हो सकता है कि हम जो वृद्ध लोग हैं या जो वयस्क लोग हैं वो तो वैक्सीनेट हो जाएंगे। सर, आपने पक्ष रखा है कि कार्य योजना बनाने की जरूरत है, तो क्या सरकार ने वो कार्य योजना बना ली है? उस पर अभी भी होमवर्क किया जा रहा है। इस पर मैं आगे सवाल पूछूंगा कांग्रेस से, लेकिन अब जरा मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। अजय विश्नोई जी, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से जब अपील की तो एक बड़ी कड़वी सच्चाई बोली कि आने वाले वक्त में हमें कोरोना के साथ जीना है, इस वायरस के साथ हमें जीना है। उन्होंने ये भी कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। सावधानी बरतने के लिहाज से सरकार अहम फैसले भी ले रही है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं जनता की, तो जनता में जागरूक लोग भी हैं, लापरवाह लोग भी हैं, पंगेबाज लोग भी हैं। अब ऐसे में क्या क्या तैयारियां आपकी तरफ से की गई हैं, और क्या यह माना जाए कि 1 जून से जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी वो बिल्कुल सही वक्त होगा, आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे खुलने लगेंगी, जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटेगी? फैसला है
ये प्रदेश स्तर पर नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सुझाव दे रहे हैं पर प्रदेश स्तर पर फैसले नहीं हो रहे। हर एक जिले को अपना अपना फैसला करना है। इवन जिले के नीचे ब्लॉक से कहा गया है कि आप अपना ब्लॉक का फैसला खुद करिए। ब्लॉक के नीचे पंचायतों से कहा गया है आप अपना फैसला खुद करिए, क्योंकि कई पंचायतें ऐसी जहां एक भी केस पिछले कई हफ्तों से नहीं आया है या पूरे कार्यक्रम में नहीं आया है। कुछ पंचायतें ऐसी हैं जहां 5-5, 8-8, 9-9, 10-10 केस भी आ गए हैं। वहां पर पंचायत के लोग अपने आप सशक्त हैं, अपने आप सतर्क हैं, वो अपने ऊपर स्वयं सख्ती बरत रहे हैं, गांव में लोगों को आने से रोक रहे हैं। इसी प्रकार से पूरे जिले की स्थितियां हैं। कुछ जिलों को 24 तारीख से अनलॉक किया जा रहा है, ये मानते हुए कि साहब वहां पे हमारे पास जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफी कम आ गया है, इसलिए अब वहां पर हम खोल सकते हैं। पर खोलने के लिए 1 तारीख से भी तय किया है कि मध्य प्रदेश के बाकी जिले भी खोल सकते हैं। हर एक जिला अपना अपना तय कर रहा है कि हमको क्या चीज खोलना है और क्या नहीं खोलना है। उसके तैयारियों के साथ आज हम लोग जैसे जबलपुर में भी बैठे थे और जबलपुर में बैठ के जब विचार विमर्श कर रहे थे कि जब हमें अनलॉक करना है तो कहाँ भीड़ बढ़ सकती है और उस भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, या कौन से ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पे भीड़ अवश्यंभावी है, इसलिए उस बिजनेस को और अभी 1 हफ्ते के लिए बंद करके रखा जाए और सिर्फ उनको छूट दी जाए जो हो सकता है। कुछ एक सबसे पहले जरूरी बात कर लें किराना के मामले को पिछले लगातार छूट दी गई कि होम डिलीवरी आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भीड़ लग सकती है, पर किराना के बिना काम भी चल सकता है। तो हम अगले 10 दिन भी किराना की दुकान को बंद नहीं कर रहे पर होम डिलीवरी चालू रख रहे हैं, तो उससे वहां पर हम उसकी चीजों से बच सकते हैं। पान की दुकान को बंद रखना में ही भलाई है। नाई घर में जाके कटिंग कर रहा है वो मंजूर है, पर नाई अपनी दुकान ना खोले इस बात की चिंता करना पड़ेगी। होटल, चाय पान के ठपरे, ये ऐसे भीड़ भाड़ के यंत्र हो सकते हैं जिनसे हमको बचने की आवश्यकता है। इसलिए हर एक जिला अपने अपने स्थान पर चिन्ह, जैसे ये जो चीज कह रहा हूँ, किसी ब्लॉक में हो सकता है कि ये चीजें स्टैंड अलोन दुकानें हैं तो उसको खोलने में कोई बुराई नहीं, परंतु जहां पर एकदम बाजार इकट्ठा उन्हीं चीजों का लगा हुआ है वहां पर अपन खोले गए। जैसे ये तय कर रहे हैं हम लोग, बाजार वीकली बाजार होते हैं, ब्लॉक लेवल पे भी होते हैं, नीचे ग्रामीण स्तर पे भी होते हैं। बाजार जिस दिन भी होता है उस दिन हफ्ते का बाजार में भीड़ होती है। हम लोगों ने फैसला किया कि ग्रामीण स्तर पे भी जो साप्ताहिक बाजार हैं उनको नहीं खोलेंगे। 7 दिन खुला हुआ है, हर कोई आके सौदा लेके जा सकता है, पर्टिकुलर एक दिन तय करेंगे तो उस दिन भीड़ बढ़ती है। ऐसे फैसले सोच समझ के हर एक को अपने अपने स्तर पर ले रहा है। आपकी तैयारियों को लेकर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी जान लेते हैं। चौधरी राकेश विपक्ष भी कांग्रेस के विधायक भी नहीं, उनके भी सवाल सामने आना बेहद जरूरी है। चौधरी राकेश चतुर्वेदी जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि अब धीरे धीरे शहर अनलॉक होंगे, लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी है और लापरवाही को पूरी तरह से लॉक करना होगा। इसको लेकर सरकार ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। क्या आप इन तैयारों से पूरी तरह से सहमत हैं या अभी कुछ खामियां नजर आती हैं? पहली बात तो ये कि वो सारे वक्तव्य झूठे साबित हुए, असत्य साबित हुए। जो बीच बीच में लगातार ये कहते रहे कि कोरोना देश से चला गया है, हमने विजय प्राप्त कर ली है। मध्य प्रदेश के कई मंत्री, कई नेता ये कहते रहे कि मध्य प्रदेश में अब कोरोना का कहर कम हुआ है। और जैसा आज आपने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने ये कहा, चौधरी राकेश चतुर्वेदी जी, ये भी एक रिकॉर्ड में बात है कि अगर हम सभी प्रदेशों की बात करें तो ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने यही कहा था, और पहली लहर के बाद और दूसरी लहर के बीच का जो वक्त था उसमें कहां कहां पर कितनी लापरवाही बढ़ती गई ये किसी से छिपा नहीं है। अगर आज के परिवेश की बात करते हैं, क्या सरकार तैयार दिखाई देती है? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, सभी राज्यों के लिए बात कर रहा हूँ, देश के लिए। और माननीय शिवराज सिंह जी ने अगर आज ये कहा है कि हमें आदत डालनी पड़ेगी कोरोना जैसी महामारी के साथ जीवन जीने की, तो ये वास्तव में बहुत ही स्तब्ध करने वाला। और ये डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात की जा रही है कि हमने जिले पे छोड़ दिया, हमने ब्लॉक पे छोड़ दिया है, और इवन हमने उस अदनी सी संस्था पे छोड़ दिया है, पंचायत पे, जिसमें एक अकेला वो पंचायत सचिव होता है और सरपंच होता है। मतलब हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। अनलॉक करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए, और मैं सहमत हूँ। राकेश जी, जरा इस पर फोकस डालिए कि अगर ऐसी व्यवस्था लागू की जाती है तो क्या इससे नुकसान हो सकते हैं? देखिए, अभी जबलपुर में कल ही मंडी में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। अगर ये अनलॉक की स्थिति बनाई जाती है तो मैं समझता हूं इसके पर एक तो ये कि वायरस ये थोड़ा अब हल्का हुआ है,
जो परिस्थिति आज से 12 दिन पहले थी वो आज नहीं। आज उतने मरीज ना गांव देहात में देख रहे हैं ना शहर में। ठीक है, तो हमें अनलॉक करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परिस्थितियां देखनी पड़ेंगी। हम पहले से पूर्व से ये कह दें कि हम 1 जून से सब खोल देंगे तो मैं समझता हूं नहीं, ये तो बोला ही नहीं गया सब खोल देंगे। होगा। ये कहा है कि धीरे धीरे जिले अनलॉक होंगे, आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे अनलॉक होंगी। नहीं, 1 जून से उन्होंने डायरेक्शन दे दिया, 1 जून से हम अनलॉक करेंगे बहुत सी चीजें। तो मेरा कहना यह है कि बहुत जल्दी हड़बड़ाहट में अनलॉक करने की जरूरत नहीं है। सने सने जैसे बिश्नोई जी कह रहे हैं, जो जीवन यापन की आवश्यक चीजें हैं खान पान की, सिर्फ उसको ही खोलना चाहिए। बकाया सारी चीजें बंद रखना चाहिए और सजग रहना चाहिए। इस स्थिति में जब ये मालूम है कि तीसरी वेव भी आएगी, जब हम दूसरी से जूझ रहे हैं और तीसरी का इंतजार कर रहे हैं सितंबर में, यही तो चुनौती है, यही एक बड़ी चुनौती है सभी सरकारों के लिए कि अभी से तैयारी कर लें। जितने भी लापरवाही के दरवाजे हैं उन्हें पूरी तरह से बंद कर लें। क्यों आएगी तीसरी लहर, हम ये क्यों ना सोचें। बहरहाल मैं अब बात करता हूं छत्तीसगढ़ की एक बार फिर से। प्रमोद दुबे जी का रुख करूंगा। प्रमोद जी, मैं नगर निगम की बात करता हूं। नगर निगम अपनी ड्यूटी निभाते हुए जगह जगह सैनिटाइजेशन भी करता है, जागरूक भी जनता की तरफ, सरकार की तरफ जनता को किया जा रहा है। लापरवाही ना हो इसको लेकर भी प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन वक्त वक्त पर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करते हैं या फिर ऐसे इलाकों की बात करते हैं जहां पर प्रशासन पहुंच नहीं पाता है, वहां पर लापरवाही बढ़ती जाती है। अब ऐसी लापरवाही पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, किस तरह से लापरवाह लोगों को जागरूक करेगी, यह सबसे अहम बात है आज की। इतने समय में अब सभी लोगों को सभी प्रकार का लगभग एहसास हो चुका है कि कहाँ लापरवाही होती है, किस प्रकार से लोग किन जगहों पर बात नहीं मानते। अगर वाकई में हर दिन होता तो शायद चालान की कार्रवाई नहीं हो रही होती आज की तारीख में, ना छत्तीसगढ़ में, ना मध्य प्रदेश में, ना किसी जिले में। नहीं, देखिए अब सीखता तो वही है जो गिरता है, और हम गिरे हैं या हम कहीं ना कहीं हमको एहसास हुआ है, उसी से सीखे हैं और उसी से आने वाले समय में सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। जिस प्रकार से 6 मेडिकल कॉलेज को और उसको अच्छे से तैयार किया गया है, एक एम्स में भी हम लोगों की भागीदारी है, उसमें भी हम लोगों ने पर्याप्त ये बच्चों के 3rd वेव के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उसका निरीक्षण हो चुका है। 37 कोविड हॉस्पिटल, 154 कोविड केयर सेंटर्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको 3rd फेज की तैयारी के पूर्व तैयार की जा रही है और पूरी कार्य योजना इसके लिए तैयार कर ली गई है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी हर 2 दिन 3 दिन की आड़ में इसमें लगातार बैठकें लेकर के, और जिस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, किसी प्रकार की कोई कमी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहर के क्षेत्र हो, उसमें नहीं होने दी जाएगी। आज भी एक बड़ी बैठक जो हुई है नगर निगम के परिप्रेक्ष्य में, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो हमारे रायपुर शहर राजधानी है उसके अनुरूप और क्या व्यापक व्यवस्थाएं हो सकती हैं। बच्चों को अगर मान लो प्राइमरी फेसर डिसेंट्री अगर हो जाती है तो उसके लिए एक सिंगल विंडो में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है जहां 5 से 6 लोग बैठेंगे। अगर कोई भी एक आम आदमी भी उस जगह पर अगर फोन लगाता है तो एक प्रॉपर व्यवस्था किए जाए। जी संजय श्रीवास्तव जी, क्या सरकार के इन फैसलों से, कदमों से लापरवाही पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा, लापरवाही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और कोरोना संक्रमण की दर फिर से ना बढ़ जाए, इसको लेकर ये फैसले बिल्कुल कारगर साबित होंगे क्या? एक बार इस बात को कह रहा हूं कि जिस तरीके से कोरोना की पहली लहर, उसके बाद जब हम रिलैक्स हो गए, 6 महीने के बाद दूसरी लहर, और एक बार फिर से हमारे सामने पूरी इस बात की संभावनाएं हैं जो कि दूसरे देशों के अंदर में तीसरी लहर आ गई है। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, तीसरे लहर की आशंका हमारे सामने है। इसलिए इस दृष्टिकोण से हमको काम करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है जान है तो जहान है। यदि हमारी जान है तो हम आगे सब कुछ हमको कर लेंगे। ये ठीक है कि राज्य सरकारों के सामने एक तरफ से कोरोना से लड़ने की भी जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियों को भी हम किस तरीके से संचालित कर सके ये आवश्यक है। लेकिन तीसरी लहर, जिसके बारे में फिर से बार बार मैं कह रहा हूं कि जो आने की संभावना है, उसमें और भी हमारे सामने बड़ी दिक्कतें ये हैं कि उसका जो अटैक होना है, जैसी कि चर्चाएं हैं, वो बच्चों पर
और बच्चों के लिए कहीं किसी प्रकार की कोई वैक्सीन नहीं है, बच्चों के लिए पीडियाट्रिशियन की आवश्यकता होती है, डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है। ये मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से हमको काम करने की आवश्यकता है। इसलिए यदि राज्य सरकारें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, यदि अनलॉक करने की दिशा में, अभी मैं माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने इस बात को कहा कि भाई ठीक है, हम बहुत आवश्यक चीजों को खोलें और नहीं है तो हम उसको होम सर्विसेज करें, ऑनलाइन सर्विसेज करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर में दिक्कत क्या, छत्तीसगढ़ के अंदर में दूसरा है, जो होम सर्विसेज है उसको उठाकर वो फिजिकल सर्विसेज में बदल रहे हैं। उदाहरण के लिए शराब की बात बता रहा हूं, आज से ही सरकार ने शराब, पान, सिगरेट, चौपाटी, ठेले, जहां पर सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं कि जहां से इस तरह के वायरस पर फैल सकते हैं और संभावना है कोरोना बढ़ने की, इन सब चीजों को छूट दिया है। तो मुझे लगता है कि सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो तीसरी लहर है, हम तो ठीक है, जो मिडिल एज के लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो प्रौढ़ अवस्था के लोग हैं, उनको वैक्सीन लग गया है, लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन का इजाद नहीं हुआ है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो लापरवाही के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हो पाएंगे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अजय विश्नोई जी और चौधरी राकेश चतुर्वेदी जी, अभी कई मुद्दे हैं, मसले हैं, सवाल हैं जिनका जवाब सामने आना बाकी है। अब है अनलॉक की बारी, सरकार की है कितनी तैयारी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमारे साथ 4 खास मेहमान दोनों प्रदेशों से जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा भी कर रहे हैं और जमीनी स्तर के सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आगे की जो लड़ाई है वो कितनी कठिन है और इस कठिन लड़ाई में क्या सख्त फैसले भी लिए जाएंगे। अजय विश्नोई जी, हमने क्या पूरी दुनिया ने देखा था किस तरह से पहली लहर के बाद और दूसरी लहर के आने से पहले स्थितियां जब सामान्य होने लगी थी, लापरवाही बढ़ती जा रही थी, मॉनिटरिंग किस हद तक हो रही थी ये किसी से छिपा नहीं है। क्या उन गलतियों से अब सबक लिया जाएगा? क्या पहले के मुकाबले अब और ज्यादा सख्ती देखने को मिलेगी, या फिर मैं यूं कहूं कि मॉनिटरिंग अब बड़े स्केल पर की जाएगी? कोरोना चला गया है, ये कनेक्ट हो कि नहीं? जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है आपकी आवाज। डिस्कनेक्टेड आपकी आवाज आ रही है। कोरोना चला गया है, कोरोना चला गया है, ये मानने वाले लोग भी दहशत में आ गए जब कोरोना की दूसरी लहर आई। पहले मौत के आंकड़े हम अखबार में पढ़ा करते थे, इस बार मौत के आंकड़े हर एक की जबान पर थे, नाम लोगों के जबान पर थे कि मेरा फला आदमी चला गया, मेरा फला परिचित चला गया, या फला दोस्त के पिताजी चले गए, या फला दोस्त का फला रिश्तेदार चला। इस बार वो वाकई में दहशत में थे और दहशत में हैं। धीरे धीरे अब जो कोरोना के, सर माफी चाहूंगा, आज का मुद्दा बड़ा संवेदनशील भी है और हम गंभीरता से सवाल ही पूछ रहे हैं। चौधरी राकेश चतुर्वेदी जी ने सवाल उठाया था, वो कह रहे थे कि इतनी सख्ती है फिर भी सब्जी मंडी में देख रहे थे कि इतने सारे लोग पहुंच गए, तो अब ऐसे अगर तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर संक्रमण की दर पर जो काबू पा लिया गया है, कहीं वो फिर रफ्तार नहीं पकड़ लेगी क्या? राकेश जी ने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। इस विषय पे चर्चा आज स्वयं मुख्यमंत्री जी ने करी और कलेक्टर जबलपुर से और एसपी जबलपुर से ये पूछा कि किस प्रकार से वहां सब्जी मंडी में भीड़ लगी, क्यों भीड़ लगी, उस पर हम लोगों ने भी बाद में चर्चा करी कि आइंदा दोबारा भी जब अनलॉक की पोजीशन बनेगी तब ऐसी दोबारा भीड़ ना लगने पाए। वो थोक के सब्जी मंडी में भीड़ लग गई थी, कहीं भी भीड़ लगेगी तो खतरा बढ़ेगा। इसीलिए अनलॉक की सुविधा जो दे रहे हैं वो अनलॉक की सुविधा उन स्थानों को विशेष रूप से दे रहे हैं जिसमें कि भीड़ लगने की संभावना कम हो। जैसे बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें हैं, ये खुल जाएंगी तो यहाँ कोई भीड़ लगने वाली नहीं है। इस प्रकार से एक एक चीजों को चिन्हित किया जा रहा है। परंतु एक दूसरी तरफ हमको जो ध्यान देने की बातचीत है कि हम इसके लिए बेस क्या बना रहे हैं, कहाँ कितनी छूट देना है। हम ये कह रहे हैं पॉजिटिविटी रेट कितना कम हो गया है, जहां जितना कम हो गया हो वहां उतनी छूट दी जाना चाहिए। सर आपकी नजर आंकड़ों पर रहेगी या फिर इस पर रहेगी कि वहां की जनता कितनी जागरूक है? ऐसा है कि आंकड़ों पे नजर तो रखना ही पड़ेगी, पर मैंने आपसे कहा आंकड़ों से ज्यादा हम वास्तविकता को देख रहे हैं। आज हर एक जिले में, हर एक नगर में, हर एक अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध है और बिस्तर उपलब्ध के साथ साथ में वहां पर डॉक्टर उपलब्ध हैं, इलाज उपलब्ध है, रेमडेसिविर के इंजेक्शन उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध है। इसका मतलब कि संख्या तो उसकी कम हुई है, परंतु कब यह संख्या बढ़ जाएगी ये हम नहीं जानते, और वो संख्या ना बढ़ने पाए इसके लिए हमको जरा निश्चित रूप से तैयारी करके रखना पड़ेगी। और वो तैयारी क्या है उसी की चर्चा अपन कर रहे हैं। उस पे हमको खतरे क्या क्या है उनको पहचानना है, वो खतरों में हम ना पड़े। ठीक है राकेश चतुर्वेदी जी, यहाँ पर अब अजय विश्नोई जी कह रहे हैं कि जो खतरे हैं हम उन्हें चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित करके हम त्वरित फैसले भी ले रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले वक्त में कितनी सहूलियतें देना जरूरी और कितनी सख्ती जरूरी?
ये है कि हमें जनता को अवेयर करना, जनता को जागरूक करना, और सारी चाहे नीचे की व्यवस्था हो चाहे ऊपर की हो, राज्य स्तर की सरकार की, चाहे नेताओं की हो चाहे अधिकारियों की हो चाहे पत्रकार बंधुओं की, हमें सबको जागरूक करना है। और चाहे कोरोना कम भी हो जाए तो हमें अपने नियंत्रित काम ही करना है, जो आवश्यक है तभी घर से निकलना है। इसलिए लॉकडाउन की स्थिति तो करना ही पड़ेगी। वायरस थोड़ा कमजोर भी हुआ है, जैसा अजय भाई कह रहे हैं कि पलंग अभी उपलब्ध है, अभी ऑक्सीजन उपलब्ध है, अभी इंजेक्शन उपलब्ध है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बात से सहमत नहीं हूं जो उन्होंने बोला है कि हमें कोरोना को तीसरी वेव को रोकना है। रोक नहीं पाएंगे आप इंतजामात क्या कर पाएंगे, आप व्यवस्थाएं क्या कर पाएंगे, आप इंजेक्शन की, हॉस्पिटल्स की, ऑक्सीजन की, आप स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या व्यवस्थाएं कर पाएंगे? इस महीने में 3 महीने में आपको ये साबित करना है। रोकना तो सिर्फ हमें आवागमन रोकना है जनता का, और वो सिर्फ अवेयरनेस से, और अगर उनको हम जागरूक करेंगे तो उससे रोकेगा। वही सरकार का पूरा कार्य चल रहा है, वही सब नेताओं का है, और हम सब लोग मिलकर ये चाहते हैं कि जनता आवश्यक कार्य के लिए ही घर से निकले। लेकिन हमें सचेत भी रहना है। हम 2 वर्षों से अपने बच्चों का पढ़ाई का भविष्य बर्बाद कर चुके हैं। राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की बच्चों की पढ़ाई के बारे में? 2 वर्ष तो चले गए उनके घर बैठे बैठे। राज्य सरकार को चाहिए उस पर भी अपनी योजना बताए कि हम बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, क्यों नहीं हम एक उस व्यवस्था बता पा रहे शिक्षा की नीति के लिए उनको। तो ये 2-3 बातें ऐसी मुद्दे की हैं जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना ही पड़ेगा, और हमें जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जागरूक करना। ठीक है, आज की सबसे चर्चा का सबसे जो अच्छा मुख्य केंद्र बिंदु है कि सभी पार्टियां ये कह रही हैं, नेता कह रहे हैं कि जागरूकता आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। इसमें ना कोई राजनीति, ना कोई पक्ष और विपक्ष, ये सबसे अहम बात है जिसका हर कोई समर्थन कर रहा है। प्रमोद दुबे जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। सर, जैसा कि मैं पहले भी आपसे इस बात पर चर्चा कर रहा था कि आपने अपनी तरफ से तो व्यवस्थाएं बेहतर कर ली। अब जैसा कि आपसे कुछ ही देर पहले श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि आपने फैसला लिया है कि शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन शराब की दुकानों के बाहर जो एसओपी के तहत गाइडलाइन जारी की गई हैं उनका तो पालन किया नहीं जा रहा है। अब ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, भूल चूक है, लापरवाही हो रही है, इस पर आप कैसे लगाम लगाएंगे? क्योंकि अनलॉक की अब सबसे अहम यही कड़ी है कि आप कितनी सख्ती बरत रहे हैं और कितनी छूट भी दे रहे हैं। दिव्यांश जी, इन सब सारे विषयों पर चर्चा के उपरांत ये भी है कि जहां सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है वहां गोले लगा करके व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और इसके अलावा जो डेडिकेटेड कोविड सेंटर्स जो हम ग्राम स्तर तक, तहसील स्तर तक भी बना रहे हैं, मुश्किल इस बात का है कि जहां इस प्रकार की वारदातें पूर्व में हुई हैं या इस प्रकार की घटनाएं जो पूर्व में देखने को मिली है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए भी और जनता दोनों के लिए बड़ी सीख थी। तो हमें ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार, भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है, और जिस प्रकार से ये भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं उनको भी आइडेंटिफाइड कर लिया गया है ताकि उनमें भीड़ कम लगे या कोविड जो नियमों का पालन है उसको बराबर करवा सकें। कई बार कई सख्ती करने से वीडियो भी बन जाते हैं, उसको फिर वायरल भी हो जाता है, तो ये भी अपने आप में एक तकलीफदायक होता है। लेकिन एनीवे फिर भी जागरूकता अभियान चला करके हम जैसे लोगों को ठीक कर सकें, और माइक के माध्यम से और भी छोटे छोटे हैंड माइक के माध्यम से कल से ये अभियान शुरू हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बेहतर इन परिस्थितियों में हो सकता है वो सारे बेहतरी के लिए काम हम करेंगे, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में ये 3rd फेज कम से कम छत्तीसगढ़ में प्रवेश न करे, इसकी पूरी एहतियात और पूरी व्यवस्था हम सब मिलकर करने को तैयार हैं और कर भी रहे हैं। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। बहुत सारी चीज़ें हमने सेकंड वेव में सीखा, कुछ कमियां जो थी उन कमियों को दूर करते हुए आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लोगों को ये 3rd फेज के लिए किसी भी प्रकार की मुसीबतों का सामना न करना पड़े, ये सारे प्रयास धरातल स्तर पर जानकारों के माध्यम से, IMA के माध्यम से और सारे माध्यमों से जो हो सकते हैं
मेडिकल एक्सपर्ट्स से राय लेकर के, CMHO से राय लेकर के, व्यापारियों से बैठकर बातचीत करके, ये सारी चीज़ों को हमने एक सिंगल विंडो सिस्टम में 1 by 1 काम करने का निर्णय लिया है और काम कर भी रहे हैं। तो आशा ही नहीं, पूरी विश्वास है कि जो हमने जिन लोगों को खोया है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत अपूरणीय क्षति है। अब किसी के घर में ये हृदय विदारक घटना ना हो, हम ये प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर सरकार भरोसा भी दिला रही है, विश्वास भी दिला रही है। आपने जो शराब वाला पॉइंट रखा था, मैंने उसको भी रखा। उन्होंने कहा कि हम चिन्हित कर रहे हैं वो तमाम क्षेत्र जहां पर अभी भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। संजय जी, अब मेरा सवाल यह है कि पहली लहर के बाद हमने ये भी देखा कि जनप्रतिनिधियों पर भी एक दारोमदार है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिस जिम्मेदारी का निर्वहन वो उस वक्त नहीं कर पाए, क्या अब वो और आगे बढ़कर करना होगा? फिर चाहे पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, कोई बेतुके बयान नहीं, जागरूकता अभियान, जनता को समझाने वाली बात, राजनीति की बात ना हो। देखिए, निश्चित रूप से दिव्यांश जी जो आपने कहा उससे मैं 100% सहमत हूं कि सबकी जिम्मेदारी इस कोरोना से लड़ाई लड़ने की। लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, जो अनुभव आया उसको मैं शेयर करूंगा और किस तरीके से 3-4 चीजें हम सबके दृष्टि में होनी चाहिए उस पर मैं बातचीत करना चाहूंगा। देखिए, दो जो चीजें हैं, 2 लहरों में जो छत्तीसगढ़ के अंदर में अनुभव आया कि सरकार कहती तो सब कुछ है कि सब प्रकार की तैयारी है, लेकिन जब कोरोना का व्यापक मार पड़ा, सभी प्रकार की चीजें धराशायी हो गई। यहां तक कि हम मरीजों को इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। सर, पूरे देश में स्थिति रही बात है, वेंटिलेटर की छोड़ दीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। पूरे देश में स्थिति रही है। तो उम्मीद कर सर, एक मिनट जी सर सुनिए ना, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें ना हो। देखिए, मेरे हिसाब से न केवल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में देखिए, सबसे पहले आवश्यकता क्या है कि जन जागरण की। हम किस तरीके से लोगों को अवेयर करें, प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट सरकार को इसके लिए काम करने की आवश्यकता, पहली चीज। दूसरा यह है कि पूरा प्रशासन अन्य कामों को छोड़कर सड़क पर आ जाए, सड़क पर दिखाई दे कि किसी भी तरीके से, जिस तरीके से जी न्यूज ने चलाया था रोको टोको अभियान, हर सड़क पर हमारे शासकीय कर्मचारी, जनप्रतिनिधि इस बात को देखें कि कहीं कोई गलती होती तो उसको करें। तीसरा चीज जो सबसे ज्यादा जूझ रहा है छत्तीसगढ़ की, वैक्सीनेशन। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह सत्यता है इस प्रदेश के अंदर में कि जिस तरीके से वैक्सीन के मामले में यहां पर राजनीति हुई, लगातार समाचार पत्रों में आ रहा है, जी न्यूज ने भी दिखाया इस बात को कि ग्रामीण अंचल में आज हमारे यहां लोग वैक्सीन लगाना नहीं चाह रहे हैं। इसके लिए कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है कि जो मध्यम वर्गीय, जो वृद्ध लोग हैं, वहां पर हम किस तरीके से जाकर लोगों को अवेयर करके वहां पर हम वैक्सीन उपलब्ध करा सके, वैक्सीन लगा सके। क्योंकि सबका एक मत है कि यदि कोरोना से बचा जा सकता है तो उसमें वैक्सीन लगाना आवश्यक है। एक अतिरिक्त चुनौती छत्तीसगढ़ सरकार के सामने है, तो मुझे लगता है कि इस दिशा में यदि हम काम करेंगे तो शायद हम तीसरी लहर से बचने की स्थिति में हम खड़े हुए दिखाई देंगे। ठीक है, आपने जो बात कही है सर, उसमें एक बात जोड़ देता हूं कि वैक्सीनेशन तो सबसे बड़ा हथियार है ही, लेकिन इस कोरोना से लड़ाई में एक और बड़ा हथियार है और वो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। राकेश चतुर्वेदी जी, अब मैं बात करता हूं राजनेताओं की। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पॉलिटिशियंस की स्पेसिफिकली। सर, ये देखने में आया है बयानों के माध्यम से या फिर राजनीति के लिहाज से बहुत आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं, लेकिन सहभागिता दिखाई नहीं देती है। क्या राजनीति भी लॉक हो पाएगी कोरोना की इस जंग में? नहीं, एक तो सहभागिता सबकी है, चाहे देश की राजनीति में कोई भी दल हो, चाहे राज्यों में हो। इस संकट की घड़ी में सब लोग जनता के साथ हैं और सरकारों के साथ हैं कि वो एन प्रकारण इनको बचाने की व्यवस्था कैसे कर सकते करें। लेकिन विपक्ष में रहने वाले दलों का ये कर्तव्य भी है, वो मूक बन के नहीं बैठ सकते, समय का इंतजार नहीं कर सकते, जरूरी है, उनको बोलना ही पड़ेगा। अगर कहीं अव्यवस्था आएगी तो उसके लिए 2 ही ऐसे क्षेत्र हैं, एक पत्रकारिता और एक राजनीति में काम करने वाले लोग, जो इस बात को इंगित करेंगे कि इसमें ये कमी है और इसको सुधार करना चाहिए। उसमें किसी भी राज्य की सरकारों को, राजनीतिक दलों को जो सत्ता पक्ष में है, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए और अपने पद का, अपनी ताकत का उन नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग नहीं करना चाहिए केस लगवाकर। ये हठधर्मता, ये जो फांसीवादी तरीका है, ये नहीं होना चाहिए। मैं देश की बात कर रहा हूँ, अन्य राज्यों की भी बात कर रहा हूँ, अकेले मध्य प्रदेश की नहीं। ये इस समय किसी पे केस लगाना भी ये एक तरीके से उसकी आवाज को दबाना है। आप सुनिए, उसमें से भी अगर अच्छे विचार कोई आते हैं तो उनको आत्मसात करिए, उनको लागू करिए। ये उद्देश्य सरकारों का होना चाहिए। और एक अच्छी सरकार वही होती है जो आम जनमानस से सुझाव ले, संगठनों से सुझाव ले
और फिर उस पर अमल करे, अपने राजनीतिक दलों से सुझाव ले, ना कि उनके वक्तव्यों पर, उनके सुझावों पर या संगठनों के सुझावों पर उनके ऊपर गलत पुलिसिया कार्रवाई करे। ठीक है, अभी देखना है, तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि कोरोना से इस जंग में राजनीति क्या सोशल डिस्टेंसिंग निभा पाती है या फिर नहीं निभाती है। प्रदेश कोई भी हो, मैं किसी एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक बार फिर से रुक करूंगा प्रमोद दुबे जी आपका। प्रमोद जी, इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत क्या है? इस अनलॉक का जो टाइम अब शुरू हो गया है, खासकर 10 जिलों में तो अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ये भी जानकारी सामने आई है कि शाम 6 बजे तक जो दुकान खुल सकेंगी, उसके बाद बंद करनी होगी। एहतियातन ये फैसला लिया गया है। रविवार को भी दुकानें बंद करने का फैसला लिया गया है। तो क्या वक्त वक्त पर मॉनिटरिंग की जाएगी? फैसले बदले भी जा सकते हैं स्थितियों के मुताबिक, आंकड़ों के मुताबिक, या फिर यह मान लिया जाए कि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो बस अब हम यही देखेंगे कि स्थितियां फिर से सामान्य दिशा में आगे बढ़ रही हैं? नहीं दिव्यांश जी, सारी चीज़ों को आइडेंटिफाइड करके काम किया जा रहा है कि किन स्थानों पर सर्वाधिक भीड़ भाड़ लग रही है, उनको देख करके मॉनिटरिंग करना, और हमने इवन और ऑड के हिसाब से कार्रवाई भी की। और बड़ा फैसला ये भी लिया कि अब 6 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी और उसके बाद कर्फ्यू रहेगा। होम डिलीवरी को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्रय दे रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी हमारी चीज़ है वो है पर डे टेस्टिंग का काम। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर हमने तय किया है कि किस प्रकार के पेशेंट दिख रहे हैं, और जरा भी लक्षण वाले पेशेंट दिख रहे हैं उनको भी हम बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। उनके घर में दवाई और उसके साथ में पर्ची कि उसको कितने टाइम इसको खाना है, इसके बाद उनको क्या सिम्टम लगेगा तो उसको कौन से अस्पताल में जाना है। और इसके अलावा जो अनलॉक में लगातार व्यापारियों से बातचीत करके कि आप ज़्यादा ग्राहकों की भीड़ न लगाएं, उसमें लिमिट रखें कि 5 से 6 लोग डिस्टेंस बना करके आपके सामान लें, ये सारी व्यवस्थाएं जो धरातल की हैं उसके लिए पूरी गाइडलाइन तैयार करके उसको वाइफरकेट करके यही जानना चाह रहा था कि गाइडलाइंस को जो आप देखते हैं, समझते हैं, वो बिल्कुल सटीक लगती हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में ऐसा नहीं होगा वहां पर क्या कार्रवाई की जाएगी, वहां पर क्या अलग पैमाने होंगे, कुछ सख्ती भी देखने को मिलेगी कार्रवाई के नाम पर? हाँ दिव्यांश जी, निश्चित रूप से मैंने पहले भी आपको बताया था कि छोटे हैंड माइक के माध्यम से हम 2 टाइम पूरे अनाउंसमेंट करते हैं और लगातार इन कामों को पूरे हर स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं। और जहां सख्ती करने की आवश्यकता होगी वहां सख्ती भी की जाएगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य सख्ती करना नहीं, उनकी जान बचाना है। तो उन जान बचाने के लिए चाहे जो आवश्यकता पड़े, जान है तो जहान है, हम उस दिशा में लगातार काम भी कर रहे हैं। और लोगों को सबसे आज के समय में आवश्यकता है, आपके माध्यम से भी मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि व्यर्थ के झोला छाप डॉक्टरों के पास या अफवाह में आकर के जो आपके घर के पास के जो डॉक्टर हैं उनसे अन्य कोई दवाई लेकर के इन चीज़ों का सेवन न करें। लेकिन उसके लिए ये भी तो जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल व्यवस्थाएं पहुंच सके, डॉक्टर पहुंच सके। अभी भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है। फिर दिक्कत ये होती है कि झोला छाप डॉक्टर जो वहां पर मौजूद रहते हैं उन पर ग्रामीण आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। नहीं, इसी को दृष्टिगत रखते हुए दिव्यांश जी, हम लोगों ने डेडिकेटेड कोविड सेंटर जो ग्राम पंचायत तहसील स्तर पर है वहां तक के हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं। और इस माध्यम से अब गांव-गांव के लोगों को के लिए भी जागरूकता अभियान अलग अलग माध्यमों से चलाई जा रही है। और बस्तर से लेकर सरगुजा तक और सरायपाली से लेकर डोंगरगढ़ तक के सारे स्थानों को चिन्हांकित कर लिया गया है कि भीड़ भाड़ कहाँ लगती है या किन ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में कोविड के कितने पेशेंट मिले और उन गांवों की वर्तमान में क्या स्थिति है। ये सारी चीजों को आइडेंटिफाइड करके जागरूकता अभियान चला करके हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक पूरी कार्य योजना बनाकर काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने कार्य योजना तैयार कर ली है। कुछ कमियां भी हो, उन कमियों को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, संजय श्रीवास्तव जी अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कार्य योजना तैयार कर ली गई है, अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो उस पर भी काम किया जाएगा। सर, जान है तो जहान है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसके मायने बहुत ही गहरे हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हम सबका एक परिवार है और परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम भी ज़रूरी है।
मेहनत भी जरूरी है और उसके लिए यह भी जरूरी है कि आदमी घर से बाहर निकल सके। आप क्या मानते हैं कि अब कहीं ना कहीं जनता को भी यह समझना होगा कि सख्ती के साथ कि इन्हीं स्थितियों में कम से कम आने वाले वक्त में तीसरी लहर ना आए, उससे बचने के लिए हमें खुद भी अपने आप पर संयम रखना होगा, सावधानी बरतनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, अब ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। बिल्कुल सही कहा दिव्यांश जी आपने, क्योंकि देखिए किसी भी संक्रमण की को रोकने के लिए सबसे पहले आप ही के पास आपका ही अनुशासन उसमें रोक सकता है कि आप संक्रमित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि आप अपने को सीमित समय में बहुत आवश्यक चीजों के लिए यदि बाहर निकलेंगे और अपने पे ही कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रण रखेंगे, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी प्राथमिकता और सबसे पहली प्राथमिकता यही है। ये तो है कि संक्रमण के बाद फिर दूसरी व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है कि अस्पताल जाना है, कि इंजेक्शन की आवश्यकता है या तमाम प्रकार की। इसलिए पहली प्राथमिकता या पहली प्रायोरिटी तो यही है कि स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए। और लगभग 1.5 साल पौने 2 साल के इतनी क्षति देखने के बाद तो कम से कम ईमानदारी के साथ में लोगों को इस बात की आवश्यकता है कि हमको किसी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि प्रशासन या पुलिस प्रशासन या कोई आकर हमको रोके कि भाई आपको मास्क लगाना है या आपको सैनिटाइज करना है, डिस्टेंसिंग पालन करना है। यह हमारे ऊपर डिपेंड होना चाहिए। यह दूसरे चरण का विषय है कि जब कहीं आवश्यकता पड़ती है अस्पताल की, बेड की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, ये फिर प्रशासन की बातचीत आती है कि प्रशासन को अपनी तैयारी रखना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए यदि हम बात करें और प्रैक्टिकल यदि हम बातचीत करें तो ये व्यवहारिकता से हो नहीं पाता हिंदुस्तान के अंदर में। हमेशा से हमने देखा है कि पहले ही कहा था कि अगर ऐसा हो रहा होता तो चलानी कार्रवाई क्यों हो रही होती जगह जगह। जी हाँ, और तीसरी लहर मैं तो दिव्यांश ये चाह रहा हूं कि बस ये तीसरी लहर केवल बात ही रह जाए, तीसरी लहर ना आए, क्योंकि पहली से खतरनाक दूसरी लहर थी और भगवान की कृपा से ये ना हो कि तीसरी लहर कहीं दूसरी लहर से खतरनाक ना हो जाए। इसलिए समानांतर तौर पर सरकार को यह भी ध्यान रखना है कि पहले जो 2 अनुभव आपके रहे, आपकी क्या तैयारी रही, आपको स्वयं समीक्षा करना है कि आप कितने ईमानदार रहे, आपकी क्या व्यवस्था रही। आंकड़ों के आधार पर हमको नहीं जाना है। क्या शराब की दुकान है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, शराब की दुकान आज भी खुली, आज भी वीडियो वायरल हुआ छत्तीसगढ़ में, चिपक के लोग खड़े हैं 50-50 आदमी। केवल हम बातों को कहें तो बातों से नहीं। हमने दिखाया था, मुद्दा उठाया था, सवाल मैंने पूछा, मैंने सवाल पूछा इस बारे में। और शराब दुकान बंद नहीं कर सकती क्या? यही सवाल, एक महीने और शराब दुकानें बंद नहीं हो सकती क्या? खामियां हैं, पहले आपने ये छोटी छोटी जो खामियां हैं यही बड़ी लापरवाही बन जाती है। पहले आपने होम डिलीवरी की, जी निश्चित रूप से पहले आप होम डिलीवरी करते, होम डिलीवरी को छोड़कर आप ओटीपी देते हैं, ओटीपी के बाद आप फिजिकल चालू कर देते हैं। आज वीडियो वायरल हो गए इस छत्तीसगढ़ के अंदर। मैं आरोप नहीं है, फिर से कह रहा हूं आरोप नहीं है, क्योंकि आज सकारात्मक चर्चा हो रही है, लेकिन लॉकडाउन के अंदर भी वीडियोज आए हैं, मैंने स्वयं देखा है कि दुकानें खोलकर नीचे से शराबें बिक रही हैं। तो हम कैसे ईमानदारी की बात करें, हम किस तरह की बात करें कि शासन ईमानदार है? तो मुझे लगता है ये सब चीजों पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है राकेश चतुर्वेदी जी, अब जरा बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो पहले गलतियां दोहराई गई उन पर तो काम करना जरूरी है ही। सख्ती की बात पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जनता की भी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी जरूरतें हैं, जिसके तहत वो अपने अपने घरों से बाहर निकलती है। लेकिन क्या अब जनता की सहभागिता भी उतनी ही जरूरी हो गई है जितनी जरूरी सरकार के काम करने के तरीके में, उसके फैसले लेने के तरीके में जरूरी हो गई है? जनता की सहभागिता तो आवश्यक है ही, क्योंकि जनता को अपने बच्चों के खुद के भविष्य के बारे में सोचना। जैसा 2 महीने का जो दौर गुजरा है जिसमें लोग संक्रमित हुए हैं, किसी न किसी के परिवार का मित्र, कहीं ना कहीं रिश्तेदार चला गया, तो जनता को तो पहले सोचना है अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के, अपने परिवार के भविष्य के बारे में। और सरकार को नियंत्रण रखना है, सरकार को व्यवस्थाएं करनी है, ये सरकार का काम। लेकिन जनता भी उसमें सहभागी होगी, तभी हम कोरोना जैसी इस महामारी से बचाव कर सकते हैं। बचाव शब्द यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन रोकना कोरोना को। लेकिन राकेश जी, जब जनता सहभागिता दिखाती है तो राजनेताओं के ऐसे बयान आते हैं जो आग में घी डालने का काम कर देते हैं। पूरे देश ने देखा किस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे थे। दूसरी लहर की जब शुरुआत के साथ, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जब दूसरी लहर की शुरुआत हुई उस वक्त कहीं ना कहीं सभी नेता इस बात को कह रहे थे कि वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। लेकिन जब स्थितियां सामान्य हो रही थी उस वक्त निश्चिंतता के साथ, अजीबोगरीब तर्क के साथ बयान दिए जा रहे थे। क्या उस पर भी अब लगाम लगनी बहुत जरूरी है? देखिए, आप 100% अगर आप ये चाहते हैं कि सब पक्ष में बोलेंगे तो ये इस लोकतंत्र में संभव नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने, 99% लोगों ने, हिंदुस्तान के नेताओं ने
वैक्सीनेशन के लिए हामी भरी और सबको अवेयर किया और वैक्सीनेशन खुद लगवाया और कहा कि ये वैक्सीनेशन आवश्यक है, ये ढाल है, ये हमारा बचाव है। इलाज तो नहीं है कोरोना का ये, लेकिन कोरोना से बचाव है। तो वैक्सीनेशन चूंकि अब उपलब्धता नहीं है, जैसे मैं सिंगल डोज लगवा चुका हूं, अब मेरे को डोज लगवाए हुए 35 दिन हो गए। पहले मुझे 28 दिन के लिए कहा गया था, अब मुझे 80-82 दिन के लिए जुलाई में मुझे तारीख दी गई है। तो अब इसमें आदमी क्या कर देगा? इसमें तो वैक्सीन अगर उपलब्ध होगी तो लग जाएगी। आज मैं पेपर में पढ़ रहा था कि फाइजर की वैक्सीन भी अब आने वाली, परमिशन मिल गई है मॉडर्ना और उन्होंने मना कर दिया है। तो सरकार की भी सही बात है, मजबूरी है, इसके लिए सरकार भी तैयार नहीं थी। लेकिन जो बीच का पीरियड था 8 महीने का, या जो तीसरी लहर के बीच का पीरियड है, इसमें कोई हमसे त्रुटि ना हो, सरकार से ना नेताओं से त्रुटि हो। नेताओं को भी अपनी जबान पर पाबंदी रखना चाहिए और वो भाषा बोलना चाहिए जो जनता के हित में है, जो जनता को सुरक्षा पहुंचाने के हित में है। मैं व्यक्तिगत तौर से राकेश चतुर्वेदी जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि राजनेता के तौर पर आप सवाल खड़े करते हैं तो पत्रकार के तौर पर हम सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। जहां कहीं भी लापरवाही बढ़ती जा रही है, कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। पिछले महीने रोको टोको अभियान के जरिए भी हमने जनता को रोका भी, टोका भी और समझाया भी। हम नेम शेम हमारा मकसद नहीं था, मकसद यही था कि जनता जागरूक हो। तो ये भी जरूरी है कि वही जागरूकता अभियान नेता भी चलाएं और एक सकारात्मक संदेश सभी को दें। मैं श्रीवास्तव जी की बात को बिल्कुल ताकीद करता हूं कि जी न्यूज ने अवेयरनेस के लिए बहुत मेहनत की। जगह जगह रोक रोक के लोगों से कहा कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए। इसके लिए जी न्यूज की, एमपी छत्तीसगढ़ की जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए इस कोरोना संक्रमण काल में, वो बहुत कम है। यही तो मैं चाहता हूं कि चौधरी राकेश चतुर्वेदी जी, किसी दिन आप भी किसी नेता को रोके और टोकें और बताएं कि भाई मास्क पहनिए और हम भी आपकी तारीफ करें। हाँ, लेकिन मुझे घर वाले निकलने दें, कोरोना वायरस थोड़ा कम हो। संजय श्रीवास्तव जी, नेता कितने दिन घर बैठ पाते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, देखिए, बिल्कुल स्वयं की सुरक्षा आवश्यक है, जो चौधरी जी ने कहा है स्वयं को, क्योंकि अभी का जो विषय आ रहा है, जो आपने भी कहा कि पहले स्वनियंत्रण। लेकिन ठीक है, एक हम सामाजिक लोग हैं, एक राजनीतिक लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम बहुत ज्यादा घर पर नहीं बैठ सकते। लेकिन निश्चित रूप से परिवार को तो चिंता होती है कि उनके परिवार का ये प्रमुख मेंबर है, कहीं गलती से इस तरह का कोई कोरोना संक्रमित ना हो। इसलिए एक दोहरा दबाव रहता है, जनता का भी दबाव रहता है और जाना भी आवश्यक है। जनता को आखिर अवेयर कौन करेगा? जनता के बीच में भी हम जाते हैं, वादा करते हैं। दबाव पहले कहीं ना कहीं, ये दबाव पहले तो दिखाई नहीं दे रहा था, अब कम से कम देखने को मिल रहा है। ये भी अपने आप में एक सकारात्मक संदेश है नेताओं की तरफ से, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। आप तीनों विमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार की क्या है तैयारी, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़? इस चर्चा के दौरान कई बातें निकलकर सामने आई। हम भी लगातार जनता से अपील करते हैं कि भले ही आपका शहर अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे गतिविधियां सामान्य होंगी, वक्त बदलेगा, कोरोना भी जाएगा, लेकिन सावधानी जरूर बरतें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।